नमस्कार, स्वागत है इस विश्लेषण में। आज एक बेहद दिलचस्प फाइनेंशियल मिस्ट्री डिकोड करने वाले हैं हम। जेबी फार्मा के Q4 FY26 के नतीजे आए हैं और इनमें एक ऐसा पैराडॉक्स है जो सीधे तौर पर समझ नहीं आता। तो बिना वक्त गवाए इस गहराई में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट में 30% की भारी गिरावट आए और उसके स्टॉक का दाम गिरने के बजाय बढ़ जाए। ये पैराडॉक्स मार्केट के रिएक्शन को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। असली कहानी नंबर्स के इस कंट्रास्ट में छुपी है। एक तरफ हेडलाइन नंबर काफी डरावना लगता है, Q4 का नेट प्रॉफिट 30% गिरकर 101.37 करोड़ हो गया। लेकिन अगर पूरे साल की बड़ी पिक्चर देखी जाए तो नेट प्रॉफिट असल में 8% बढ़कर 709.47 करोड़ रहा। ये शॉर्ट टर्म झटके और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस का एक जबरदस्त उदाहरण है। और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। एनालिस्ट टारगेट्स मिस होने के बावजूद मार्केट ने इस स्टॉक को रिवॉर्ड किया। स्टॉक 2215 रुपीस पर क्लोज हुआ, जो करीब 3% की तेजी दर्शाता है। मार्केट ने प्रॉफिट गिरने पर आखिर पैनिक क्यों नहीं किया? अब इस राज को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बेस क्लियर कर लेते हैं। जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का एक मोटो है, गुड पीपल फॉर गुड हेल्थ। इनके फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल की मजबूती ही मार्केट के इस भरोसे की बुनियाद है। सॉलिड फाउंडेशन होती है तभी मार्केट कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, अनपैकिंग द फोरसीन फाइनेंशियल मिसहैप्स। यहां ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉफिट में जो गिरावट आई वो किसी फंडामेंटल खराबी की वजह से नहीं थी। असल में ये वन ऑफ यानी टेम्पररी रुकावटों का नतीजा था। कंपनी एक पोस्ट एक्विजिशन इंटीग्रेशन फेज से गुजर रही है। इसमें CFA नेटवर्क रीस्ट्रक्चर करने का 27 करोड़ का खर्चा, लो मार्जिन वाले जेनेरिक्स का बंद होना और कंटेनर्स की भारी कमी, इन सब ने मिलकर ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट डाला। इन टेम्पररी झटकों में सबसे बड़ा रोल रहा ESOPs का। इस क्वार्टर में ESOP का खर्चा बढ़कर 38 करोड़ हो गया, जो पिछले साल 14 करोड़ था। पर सबसे अहम बात यह है कि ये एक नॉन कैश अकाउंटिंग चार्ज है। इसका मतलब कंपनी के कोर बिजनेस से कोई कैश बाहर नहीं गया। मार्केट इन नॉन कैश एक्सपेंसेस को समझता है और ऐसी शॉर्ट टर्म नॉइज को अक्सर इग्नोर कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ बाहरी लॉजिस्टिकल समस्याएं भी थीं, जैसे मिडिल ईस्ट भेजे जाने वाले शिपमेंट्स को सीवियर कंटेनर कंस्ट्रेंट्स के चलते रोकना पड़ा। इन एक्सटर्नल चैलेंजेस का सीधा असर यह हुआ कि इस क्वार्टर में इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन रेवेन्यूज में 9% की गिरावट आ गई। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, अंडरलाइंग ग्रोथ एंड मार्जिन्स। अगर इन डरावने हेडलाइंस के शोर को इग्नोर किया जाए और ग्रॉस मार्जिन्स पर नजर डाली जाए तो Q4 FY26 में ये पिछले साल के 66% से बढ़कर सीधा 70% हो गया। इंटीग्रेशन के दौरान आई कॉस्ट सिनर्जीज ने मार्जिन्स को काफी बेहतर बनाया है। ये होती है कोर ऑपरेशंस की असली ताकत। एक और जबरदस्त जीत क्रॉनिक थेरेपी पोर्टफोलियो में नजर आती है। ये पोर्टफोलियो 19% की दर से आगे बढ़ा है, जबकि बाकी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ सिर्फ 14% ही रहा। लंबी बीमारियों के इलाज वाले सेगमेंट में मार्केट शेयर तेजी से बढ़ना आने वाले वक्त के लिए एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। और ये 2461 करोड़ का बड़ा आंकड़ा घरेलू मार्केट की सॉलिड ताकत को दिखाता है। ये डोमेस्टिक इंडिया बिजनेस का पूरे साल का रेवेन्यू है, जिसने 9% की मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि डोमेस्टिक बेस पूरी तरह से मजबूत और इंटैक्ट है। इसके बाद अगला हिस्सा है रिवॉर्डिंग द शेयर होल्डर्स। यह 93% का मैसिव नंबर अपने आप में पूरी कहानी बयान करता है। ये बोर्ड द्वारा सिफारिश किया गया फाइनल डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज है। गौर करने वाली बात यह है कि जब प्रॉफिट मार्जिन गिरा हो तब इतना बड़ा डिविडेंड अनाउंस करना सीधे तौर पर मैनेजमेंट के कैश फ्लो और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इस परसेंटेज को अगर रियल नंबर्स में ट्रांसलेट किया जाए तो ये बनता है हर इक्विटी शेयर पर 9 रुपए 30 पैसे का फाइनल डिविडेंड। ये उन निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा और ठोस रिवॉर्ड है जो इस क्वार्टरली नॉइस के पार देखने की क्षमता रखते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मार्केट कॉन्फिडेंस एंड आउटलुक। बड़े खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कितना है, इसका सबसे बड़ा सबूत एक मल्टी करोड़ इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक ट्रेड में देखने को मिला। करीब 31.33 करोड़ रुपए की वैल्यू के 1.56 लाख शेयर्स 2006.70 के दाम पर खरीदे गए। यह हार्ड डेटा पूरी तरह से साबित करता है कि मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक पर भरोसा अभी भी पूरी तरह बरकरार है। और खुद मैनेजमेंट का इस पे क्या विचार है? उनका मानना है कि यह पिछला क्वार्टर सिर्फ एक टेम्पररी इंटीग्रेशन फेज था।
मैनेजमेंट कहता है कि अप्रैल से कॉस्ट सिनर्जीज और रिफाइंड बिजनेस मिक्स के चलते कोर परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट आगे के लिए काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो इस विश्लेषण के आखिरी में एक बेहद अहम सवाल पीछे छूट जाता है। जेबी फार्मा अपने इंटरनेशनल सप्लाई चेन और कंटेनर कंस्ट्रेंट्स को कितनी जल्दी सुलझा पाएगी ताकि FY27 में ग्लोबल ग्रोथ वापस पकड़ सके। ये एक ऐसी चीज है जिस पर मार्केट की लगातार नजर रहेगी। उम्मीद है इस डिटेल चर्चा से जेबी फार्मा के इस अर्निंग्स पैराडॉक्स की पिक्चर अब बिल्कुल साफ हो गई होगी। धन्यवाद।